नमस्कार, जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 15 जून के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर्स। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। पहला, सो गाइस, आवर फर्स्ट टॉपिक इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव which is PLI scheme. Okay, and this topic could be linked to your GS paper 2, GS2 and GS3, GS3। ठीक है, इतना क्लियर है। देखते हैं हम लोग टॉपिक हमारा आज का। सो टॉपिक ये आ रहा है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया गया है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी चीज अगर बात करूं PLI स्कीम की, सो इसका क्या मतलब होता है, पहले ये हम जानने की कोशिश करते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ अगर मैं बात करूं PLI स्कीम की, सो PLI में क्या होता है गाइस? PLI में फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग हब को अगर यहाँ पे एक तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए या फिर वहाँ पे मॉनेटरी बेसिस पे उस पर्टिकुलर सेक्टर को वहाँ पे हेल्प किया जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग हब आपका PLI में आता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे सिलिकॉन चिप्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन होगा और यहाँ पे गवर्नमेंट एक तरह से इंसेंटिवाइज करेगी कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग हब एक साल में, अगर मान लेते हैं कि ये बहुत ही रफ फिगर है, ठीक है, जैसे कि 2000, ठीक है, जैसे कि एक साल में अगर 2000 चिप्स कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती है फॉर एग्जांपल, तो इससे ऊपर कोई भी अगर चिप्स बनाएगा सो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। सो ये एक तरह से सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी होता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया और इसी के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड, मेक फॉर वर्ल्ड को भी आगे लेकर जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि PLI स्कीम क्यों होती है। PLI स्कीम इसीलिए होती है ताकि किसी भी सेक्टर को एक तरह से मोटिवेशन दिया जाए कि अगर एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाए कि अगर तुम लोग इसके ऊपर कोई भी सामान को बनाते हो, सो जितना भी इंसेंटिव होगा वो आपका अपना होगा। और इसमें PLI स्कीम में गवर्नमेंट भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखते हैं। सो इस PLI स्कीम की वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज एन इंक्रीज इन FDI। अब FDI भी इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि कोई भी कंट्री है, ठीक है। अब इंडिया में मान लेते हैं कि PLI स्कीम आ गई, इंडिया में PLI स्कीम आ गई। सो इस चीज से क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। और हम लोग जानते हैं कि अभी जो कॉरपोरेट टैक्स है, जो कॉरपोरेट टैक्स है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा अभी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा कम किया गया है। सो इसका क्या मतलब होता है? इसका साफ साफ ये मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अगर इंडिया में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग हब या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका स्टैब्लिश करना चाहे तो वो कर सकती है, ठीक है। सो FDI में भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। In the year 2021 to 2022 compared to the previous year, now pharmaceutical products में 46% का इंक्रीमेंट देखा गया है। फूड एंड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर इंक्रीमेंट देखा गया है विच इज योर 26% इंक्रीमेंट, ठीक है। एंड मेडिकल अप्लायंसेस भी यहाँ पे इंक्रीमेंट में देखे गए हैं, ठीक है, विच इज योर 91% ऑफ इंक्रीमेंट। नाउ अगर वैल्यू एडिशन की बात की जाए, व्हाट इज वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन बेसिकली यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को
अगर हम लोग वैल्यू ऐड कर देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पोटैटोज, ठीक है। सो पोटैटोज में क्या होता है कि इसकी जर्नी चिप्स के पैकेट बनने तक की जो होती है, इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू एडिशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो एक आलू होगा, एक आलू, उसकी वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू वन पैकेट ऑफ चिप्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक आलू से जो चिप्स बनाने में जो प्रोसेसिंग लगा है, इसको बोलेंगे हम लोग वैल्यू एडिशन। इसमें बहुत सारे स्टेप्स पर इस पे क्या हुआ है, टैक्स लगा है, प्लस इस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हुई है, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे वैल्यू ऐड हुआ है इस चीज का। सो देखा जा रहा है कि जो पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम में जो वैल्यू एडिशन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, विच इज ऑफ 20%। ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है वंस अगेन। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि पीएलआई स्कीम है, अच्छा बताओ अब इसमें से क्या क्या ऑप्शंस पीएलआई स्कीम में नहीं होंगे। सो क्या क्या होंगे ये पता होना चाहिए कि एफडीआई में इंक्रीज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वैल्यू एडिशन है उसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगा कि यहाँ पे जो पीएलआई स्कीम है फॉर फूड प्रोसेसिंग, इसको देखा गया है कि देयर इज एन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्कीम। और इसी के साथ साथ अगर ड्रोन सेक्टर्स की बात की जाए, सो यहाँ पे ड्रोन सेक्टर्स को भी देखा गया है कि देयर इज एन टर्नओवर ऑफ 7 टाइम्स जंप ड्यू टू द पीएलआई स्कीम इनकम। मतलब कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के आने के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे जो एफडीआई सॉरी यहाँ पे जो पीएलआई स्कीम है उसको इंक्रीमेंट होते हुए देखा गया है। क्यों ड्रोन? क्यों? क्योंकि ड्रोन एक मात्र ऐसा यहाँ पे रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि कम समय में बहुत ज्यादा दूरी को तय कर सकता है, ठीक है। और इसमें कोई ट्रैफिक का भी चिक नहीं होगा। सो कहने का मतलब ये कि ड्रोन के साथ साथ यहाँ पे पीएलआई स्कीम को भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने जैसे कि न्यूज़ भी सुनी होगी कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, फॉर एग्जांपल अमेजन, सो ये अभी प्लान कर रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से कैसे हम लोग एक प्रोडक्ट को, एक गुड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जा सके। सो यहाँ पे ड्रोन का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पीएलआई स्कीम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज योर जीएस पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2। ये आपका टॉपिक आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन से। दिस टॉपिक कैन बी रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ देखा जा रहा है कि देयर इज ए गोइंग वॉर, और यहाँ पे वाटर को यूज किया जा रहा है। द पावर ऑफ वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर द वॉर पर्पस। नाउ क्या हो रहा है देखते हैं। सो यहाँ पे खकोवका डैम, मैंने आई थिंक ये अपने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ था। खकोवका डैम आपका यूक्रेन में आता है, पहली बात। सो हम लोग खकोवका डैम के बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। सो लेट्स सी ये डैम है कहाँ पे। सो मैं अगर बात करूँ इस डैम की, सो पहली बात तो आपको यूक्रेन का मैप अच्छे से याद तो नहीं बोलूँगा, बट एक तरह से मतलब एक रफ आइडिया होना चाहिए कि मैप में जो है नाइपर रिवर वो कैसे आ रही है। सो लेट्स सी, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। सो नाइपर रिवर इज द ओनली रिवर विच डिवाइड्स द होल यूक्रेन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये देखिए ये जो आ रही है रिवर आपकी यहाँ से, सो ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि आपके यूक्रेन के रीजन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हमें इस डैम का लोकेशन पता होना चाहिए। कहाँ पे है ये लोकेशन? ये है आपका इस तरफ, ये देखिए यहाँ पे है ये खाकोका डैम। नाउ अब क्या हो रहा है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए और
ये जो डैम है ये 1956 में बना था, ठीक है, ऑन द नाइपर रिवर इन यूक्रेन, और दिस वाज द पार्ट ऑफ खारकोव हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नाउ अगर इसमें रिजर्वोयर की बात जो कि डैम में है, सो इट सप्लाइज वाटर टू द क्राइमियन रीजन। अब क्राइमियन रीजन कौन सा है? ये रीजन इसके नीचे आता है क्राइमिया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है। सो क्राइमिया की कहानी ये है कि 2014 में, ठीक है, क्या हुआ था कि रशिया ने यूक्रेन को एनेक्स कर लिया था। सो उस वजह से क्या हुआ कि G8 बाद में जाकर G7 बन गया, ठीक है। सो annexed by Russia in 2014 एंड ज़ैपोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि अभी रशिया के कंट्रोल में है। सो इस टॉपिक से हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, मैप, बिकॉज मैप बहुत इंपॉर्टेंट है वंस अगेन, और इसके आसपास जो भी सी है हमें वो भी पता होनी चाहिए। इसके वेस्टर्न साइड पे आपको ब्लैक सी दिखाई देगा, दिस इज जो ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ पे खेरसोन रीजन आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी नाइपर रिवर आ गई, यहाँ पे ज़ैपोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया, विच इज द यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एज पर दी एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो वाटर का यूज करके ये जो वॉर, ये एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज हो रहा है, सो ये किस किस चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है? सो इट इज इम्पैक्टिंग द ह्यूमन राइट्स। कैसे? बिकॉज इट इज वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स। क्यों? क्योंकि अगर सोर्स ऑफ वाटर को यूज करके हम लोग किसी भी कंट्री का पानी का बहाव अगर रोक देंगे और एकदम से हम लोग उसको ओपन कर देंगे, सो क्या होगा कि फ्लो ऑफ वाटर के चलते वहां पे जो ह्यूमंस हैं उनको रहने में दिक्कत होगी, वहां पे फ्लड भी आ सकता है। नाउ डिनायल ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, ये भी एक एथिकल कंसर्न देखा गया है। एनवायरमेंटल डैमेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस, मतलब कि जो इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस हैं, जैसे कि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है अगर कोई भी डैम का जो रीजन है वहाँ पे पानी को एक तरफ से रोक के रखेगा तो, ठीक है। देखो साफ सीधी सी बात है, अगर कोई भी नेचुरल चीज़ को आप रोकने की कोशिश करते हैं, सो वहाँ पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स या फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो और इसी के साथ साथ देयर इज अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, मतलब कि एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी एंड एज पर यूएन लॉज, दिस इज नॉट अलाउड कि कोई भी कंट्री डैम के पानी को रोक के रखे, ठीक है, फॉर इट्स ओन पर्पस। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट देखते हैं। All right, let's see. Now, the circular economy. This will come under your GS paper 3, Indian economy. ठीक है। नाउ सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में कुछ ब्रीफ अप। पहली बात, ऐसी इकोनॉमी, ठीक है, ऐसी इकोनॉमी जहां पे कि हम लोग वेस्ट मटेरियल्स का यूज करके, वंस अगेन, जहां पे कि हम किसी भी वेस्ट को लेकर हम उसको दोबारा से रिसाइकल करके उसको हम लोग इकोनॉमी में यूज करें, सो उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर इकोनॉमी। क्या मतलब हुआ? दोबारा देखिएगा, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। अगर इन तीन प्रिंसिपल्स को लेकर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग अगर दोबारा यूज करते हैं, सो उसको कहा जाएगा दैट प्रोडक्ट इज इन योर सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। इसका मेन एम क्या होता है? इसका मेन एम ये होता है टू मिनिमाइज द वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्या मतलब हुआ
कि जितना कम हो सके उतना वेस्ट जनरेट हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि it results into the resource consumption by promoting a reuse, मतलब कि जितना ज्यादा सर्कुलर इकोनॉमी होगी उतना ज्यादा रीयूज भी यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे रिसाइकलिंग भी देखी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, United Repair Center, which is in Amsterdam in Europe, employs refugees as tailors to repair clothing, contributing to sustainability and prolonging garment lifespan। देखिए कितनी अच्छी बात है, जितने भी रेफ्यूजीज आ रहे हैं एम्स्टरडैम में उनको क्या 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 हो रहा है, एम्स्टरडैम में उनको वहां पे जगह दी जा रही है रहने की, उसी के साथ साथ उनको वहां पे एज अ टेलर रखा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मतलब टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ लीस्ट, ठीक है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी, सो इट इज एन इकोनॉमी वेयर वी हैव टू मेक बेस्ट आउट ऑफ लीस्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल को हम लोग फिर पहले वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर कंजम्पशन होता है, ठीक है। फिर इस कंजम्पशन को यूज़ करके इसका फिर रिपेयर भी होता है, रीयूज भी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये रेजिडुअल वेस्ट बन जाता है, फिर दोबारा से ये रिसाइकल होता है एंड दिस थिंग गोज ऑन, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सर्कुलर इकोनॉमी वर्क्स। आगे देखते हैं। ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होती है? पहली बात तो ये आपका जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, जीएस 3, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी डिसेप्टिव प्रैक्टिस है, ठीक है, मतलब कि एक ऐसी गलत प्रैक्टिस है जहां पे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है या कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है वो फॉल्सली क्लेम करे कि हाँ भाई हम लोग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, या हमारा जो भी प्रोडक्ट है, हमारी जो भी सर्विसेज है, या हमारे कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग हब है वो कार्बन फुटप्रिंट को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर वो प्रोडक्ट क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है देखते हैं। डिसेप्टिव प्रैक्टिस है पहले, मतलब कि एक तरह से ये फॉल्स प्रैक्टिस है ऑफ मेकिंग मिसलीडिंग और अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स अबाउट द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक बार न्यूज़ देखी थी मैंने कि एक प्रोडक्ट आया था मार्केट में, उससे क्या होता है कि उससे अगर हम लोग कार में अगर रखते हैं उस प्रोडक्ट को, सो वहाँ पे जो एयर है आसपास कार के अंदर की वो साफ हो जाती है, ठीक है। जब मैंने इस पे और रिसर्च करने की कोशिश करी, सो वो मेरे को फॉल्स लगी, वो चीज़ ठीक नहीं थी। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ ग्रीन वॉशिंग है, मतलब कि जो आप लोग क्लेम कर रहे हो वैसा होता नहीं है। सो ये है ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। in order to appear more environmental friendly than they are actually, ठीक है। और ग्रीन वॉशिंग जो है, दे प्रेजेंट अ फॉल्स पिक्चर ऑफ प्रोग्रेस इन बीइंग मेड टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज फ्रंट विच पुशेस द वर्ल्ड टुवर्ड्स द डिजास्टर, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं कार्बन क्रेडिट्स की, सो व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? वी शुड नो दैट कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट बेसिकली ये एक तरह से क्रेडिट है फॉर ग्रीन हाउस एमिशंस reduced or removed from the atmosphere by an emission reduction project, मतलब कि कितना कितना कम कार्बन हम लोग एमिट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। जितना कम कार्बन एमिट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे कार्बन क्रेडिट या फिर कार्बन ऑफसेट को देखा जाएगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ग्रीन वॉशिंग गाइज यहाँ पे
कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट को भी एक तरह से पीछे कर रही है। ठीक है, carbon credit are based on the cap and trade model that was first used to reduce the sulfur pollution. Most important, it might come in the exam that which was the first pollution or type of pollution, I would say, which was used to identify. So it is the sulfur pollution. Okay, now one carbon credit or one carbon offset is equal to 1 metric ton 1 mt of carbon dioxide or in some market. So कितनी ज्यादा वैल्यू ये देखिए, 1 कार्बन ऑफसेट का मतलब होता है 1 metric ton of carbon dioxide. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीन वॉशिंग. आगे बढ़ते हैं. Let's see next topic. Next is your the Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI. ये आपका आ जाएगा जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, देखते हैं टॉपिक क्या हमारा. सो अब यहाँ पे न्यूज आ रही है. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज IBBI. हम पहले इसमें इंटरेस्टेड है कि न्यूज आ रही है तो हमारा कंटेंट क्या है. सो अगर बात करूं तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो था ये 2016 में आया था, जो कि इसे रिप्लेस किया था अ होस्ट ऑफ लॉज टू स्ट्रीमलाइन एंड स्पीड अप द रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ फेल्ड बिजनेसेस. मतलब कि 2016 से पहले क्या था कि बहुत सारे बिजनेसेस को लेकर वहां पे लॉज थे, बट उन सारे लॉज को एक तरह से मर्ज करके वहां पे IBC 2016 में लाया गया. ठीक है, नाउ ये जो कोड है ऑल्सो कंसोलिडेट्स प्रोविजंस ऑफ द करेंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू फॉर्म अ कॉमन फोरम फॉर डेटर्स एंड फॉर क्रेडिटर्स ऑफ ऑल क्लासेस टू सॉल्व इंसॉल्वेंसी. मतलब कि ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है ऑफ 2016, ये एक ऐसा कोड है जहां पे कि जिनके पास डेट है प्लस जिनके पास क्रेडिट है, उन सारे लोगों को यहाँ पे ये इन्वॉल्व करता है. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो पैनल बना है, यहाँ पे जो IBBI का यहाँ पे जो पैनल बना है, इसका मेन पर्पस क्या है. सो इस पैनल का मेन पर्पस ये है टू अलाउ द अथॉरिटी टू चूज industrial products from the list to oversee various cases of resolution. ठीक है, और अगर बात करूं इससे पहले की, सो जो IBBI था वो सिर्फ रेकमेंड करता था, नेम आफ्टर रिसीविंग अ रेफरेंस फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द IBBI. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ई रूपी. दिस विल कम अंडर योर जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, देखते हैं क्या चीज है ये. सो अ कॉन्टैक्टलेस वाउचर, एक वाउचर होता है. ठीक है, और वो कॉन्टैक्टलेस होता है. A contactless cashless voucher which a user gets on his or her phone in the form of an SMS or QR code. बेसिकली ई रूपी में क्या होगा कि कोई भी फिजिकल मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे नहीं होगा, पहली बात. ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक तरह से SMS और QR कोड यहाँ पे बेसिकली भेजा जाएगा. ठीक है, सो उस QR कोड को लेकर वहां पे जो भी कैश अमाउंट है वो विड्रॉ किया जा सकता है. नाउ अगर इस ई रूपी वाउचर की बात की जाए, सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा है कि देयर वुड बी ए 1 लाख रुपीज पर वाउचर. मतलब इसके बाद जितने भी होंगे वो वैलिड नहीं होंगे. ठीक है,
The central bank has also allowed the use of the e-rupee voucher multiple times until the amount of the voucher is completely redeemed. मतलब कि जब तक ये 1 लाख रुपए खर्च नहीं हो जाते हैं तब तक जो वाउचर है वो एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद एक्टिवेट नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेप्टोस्पिरोसिस। लेप्टोस्पिरोसिस, ठीक है, देखते हैं ये क्या चीज है। सो दिस इज बेसिकली विल कम अंडर योर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक। नाउ अगर इस लेप्टोस्पिरोसिस की बात की जाए तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज ए डिजीज। पहली बात, ये वायरस नहीं है, ये डिजीज है। ठीक है, दूसरी चीज ये कैसे फैलता है, ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये क्या है चीज ये, सो दिस कम्स बेसिकली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून के सीजन में ये इन्फेक्शन जो है ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। नाउ अगर इस डिजीज की बात की जाए विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज लेप्टोस्पिरा इंट्रोगन्स। सो इस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, और ये डिजीज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है इन वार्म कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशन, एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद द हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग। मतलब कि जहाँ पे फ्लड भी होता है वहाँ पे लेप्टोस्पिरोसिस वहाँ पर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर इसके प्रिवेंशन की बात की जाए सो कैसे, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, पेट्स पालो लेकिन उनको ढंग से रख के पालो। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉज भी हो रहा है ना, ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज ये ट्रांसमिट हो रहा है टू ह्यूमंस थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल्स। ठीक है, एंड प्रॉपर सैनिटेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेप्टोस्पिरोसिस। आगे देखते हैं। वॉल्केनो इन द फिलीपींस। सो अभी वहाँ पे लावा के फ्यूम्स देखने को मिले हैं फिलीपींस में, जिसकी वजह से कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को माइग्रेट भी किया गया है बिकॉज वोल्केनो जो है दैट माइट इरप्ट। ठीक है, सो माउंट मेयोन, याद रखेगा जो माउंट मेयोन है ये आप कहाँ पे है, ये आपका फिलीपींस में है। अच्छा, ये टॉपिक आपका आ जाता है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। ठीक है, नाउ A volcano in the Philippines has started spewing lava। ठीक है, मतलब कि इसमें से लावा निकलना शुरू हो गया है। ठीक है, नाउ फिलीपींस जो है बेसिकली दिस इज एन आर्कीपेलगियो कंट्री। आर्कीपेलगियो क्या होता है, आर्कीपेलगियो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन साउथ ईस्ट एशिया इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन। और फिलीपींस के पास 7641 आइलैंड्स हैं। ठीक है, जिनको बेसिकली 3 मेन कैटेगरी में रखा गया है। पहला है ल्यूजन, दूसरा है विसायास, तीसरा है मिंदानोआ। ठीक है, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ ये सारे यहाँ पे डिविजन्स हैं, और इन डिविजन्स में इतने आइलैंड्स फॉल करते हैं। ठीक है, और अगर बात करूं इस आइलैंड की, सो ये बाउंडेड है बाय द फिलीपीन सी, ईस्ट में है, और जो यहाँ पे साउथ में है वो है आपका सेलिबिस सी, साउथ में है, और सुलू सी जो है वो साउथ वेस्ट रीजन में है, और जो साउथ चाइना सी है वो नॉर्थ रीजन में है। ये आपको मैपिंग प्रॉपर ढंग से आनी चाहिए क्योंकि ये टॉपिक बेसिकली आपका मैपिंग पोर्शन को कवर करता है। मैपिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करूं ये जो माउंट मेयोन है, ये जो फिलीपींस में है,
सो फिलीपींस जो है बेसिकली आपका कन्वर्जेंस जोन में आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्लेट्स आके यहाँ पे मिलती हैं, एक तरह से कन्वर्ज होती हैं। प्लेट्स मतलब कि टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। सो जैसे कि यूरेशियन प्लेट हो गया, फिलीपीन सी प्लेट हो गया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, ये तीनों प्लेट यहाँ पे आके कन्वर्ज होती हैं। सो वंस अगेन दिस इज ए मोस्ट सेंसिटिव सिस्मिक जोन एज वेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये है मैप, ठीक है। सो मैं बोल रहा था इसके बारे में, यहाँ पे है आपका साउथ चाइना सी, आपका नहीं मतलब इन लोगों का, ठीक है। यहाँ पे है साउथ चाइना सी, यहाँ पे है आपका स्पार्टली आइलैंड, यहाँ पे है ल्यूजन सी, दिस इज योर लूजोन सी, और इसके नॉर्थ ईस्ट में है आपका फिलीपीन सी। इतना क्लियर है? और इसके साउथ में है सुलू सी। सो इतना कम से कम क्लियर होना चाहिए कि मैप में चल क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, next is the topic which is coming from GS paper 2, इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये आपका GS पेपर 1 में भी आ जाएगा which is ज्योग्राफी, ठीक है। और ये GS पेपर 3 में भी आ जाएगा which is एनवायरमेंट, ठीक है। सो चाइट लियू रिवर, जो चाइट लियू रिवर है, चाइट लियू नदी है, जो कि मिजोरम की सबसे बड़ी नदी है वहां पे, ठीक है। वहां से न्यूज आ रही है, दिस इज योर चाइट लियू रिवर। सो आई एम सॉरी अगर ये वर्ड मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो दिस इज बेसिकली ए चाइट लियू रिवर, ठीक है, CHITELUI, ठीक है। सो लेट्स सी। सो ये जो मिजोरम में रिवर है, ये ग्रेट कल्चरल इंपॉर्टेंस को होल्ड करती है ऑफ देयर स्टेट पीपल। नाउ इस रिवर की बात करें, विच इज द चाइट लियू रिवर, इज फेसिंग अ पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जो रिवर है ये पोल्यूट हो रही है। सो पहली चीज ये कि दिस रिवर इज सब्जेक्ट टू पोल्यूशन। दूसरी चीज ये कि जो चाइट लियू रिवर है, इसका जो मेन ओरिजिन पॉइंट है ये बवंगन रेंज से आ रहा है, ठीक है, इन दी नॉर्थ आइजवाल मिजोरम। अब आपसे क्वेश्चन वहां पे दिया जा सकता है एग्जाम में कि वेयर इज दी बवंकन रेंज। सो बवंकन रेंज जो है ये नॉर्थ आइजवाल मिजोरम में आता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, और जो मिजोरम की लार्जेस्ट रिवर है ये चिमतुईपुई है, जो कि ओरिजिनेट हो रही है म्यांमार से, विच इज ऑल्सो नोन एज बर्मा। अदर सिग्निफिकेंट रिवर्स इन मिजोरम इंक्लूड्स त्वांग, ट्विरल एंड ट्वीवल। सो त्वांग, ट्विरल एंड ट्वीवल, ये तीनों रिवर पता होनी चाहिए, विच फ्लो थ्रू दी नॉर्थ टेरिटरी एंड अल्टीमेटली ज्वाइन दी बराक रिवर, जो कि आसाम में है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। सो मैपिंग के हिसाब से ये भी न्यूज में टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, ठीक है। और हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद।